हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर सैनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आने वाली इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यह सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन डेफिनेशंस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और मैं ये भी बताता हूँ कि इस सेक्शन में ए से लेकर एक्स तक डेफिनेशंस दी गई हैं और इनमें सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सभी को पढ़ें ज़रूर, क्योंकि बहुत चीज़ें हमें प्रैक्टिकल चीज़ों का पता होता है और कई बार वो एक्चुअली लेजिस्लेशन में कहाँ अवेलेबल हैं हमें पता नहीं होता। ये कॉम्प्लिकेशन कई बार कोर्ट में आ जाती है और तब कोर्ट भी एक्सपेक्ट करता है कि वो चीज़ें लॉयर को पता हो और उसी से पूछते हैं। और हमें अगर इन चीज़ों का इन जो जो रूटीन से हट के चीज़ें होती हैं, अगर उनका भी एक लॉयर को अगर ज्ञान हो, अगर वो कोर्ट में बताता है, तो आप मानिए कि यही चीज़ें आपको दूसरे लोगों से लीड कराने में मदद मिलती है और आपकी इंटेलिजेंसी का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, लेट्स वी स्टार्ट द डेफिनेशंस। मैं इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो आपको जो बार बार हमारे इस्तेमाल में आती है उनके बारे में ज़्यादा आपको एम्फेसिस करने के लिए कहूँगा और उन्हीं के बारे में ही जो इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इसके अंदर जो सबसेक्शन ए है इसमें बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। आप बेलेबल सिंपल चीज़ है। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहाँ पर एक्यूज्ड एज ए राइट बेल को क्लेम कर सकता है, और इसके अलावा दूसरे ऑफेंस होते हैं फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है। और अब मानिए कि आगे हम एक पूरा वीडियो बेल पर बनाएंगे और उसमें, क्योंकि बेल का चैप्टर बड़ा लंबा है, और उसमें बताएंगे कि बेल के लिए क्या क्या प्रक्रिया, मेन क्राइटेरिया नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या इस्तेमाल कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और यहाँ सिर्फ डेफिनेशन है बेलेबल ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस जिनमें कोर्ट मुलजिम को जब भी उसको कस्टडी में उसके सामने लाया जाता है तो उसको बेल देने के लिए कोर्ट बाध्य है। ऐसे ऑफेंसेस सभी जो उसी जो फर्स्ट शेड्यूल में या सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत जिनको बेलेबल या बेलेबल डिफाइन किया गया है, उन सभी ऑफेंसेस के अंतर्गत जब भी मुलजिम कस्टडी में आता है तो कोर्ट उसको बेल देने के लिए बाध्य है। तो ऐसे ऑफेंसेस को बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है। फिर इसमें जो दूसरी डेफिनेशन है सबसेक्शन बी, चार्ज के बारे में है। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक वो प्रक्रिया है, सीआरपीसी में इसका पूरा चैप्टर है चार्ज के बारे में, और वो हम जब उस चैप्टर की बारी आएगी तब डिस्कस करेंगे। हेयर इज़, यहाँ पर सिर्फ एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में छोटा सा एक लाइन में दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चार्ज एक वो प्रक्रिया है जब कोर्ट के अंतर्गत कोर्ट एक मुलजिम को जब ये बताता है कि आपके खिलाफ ये अभियोजन है, इन धाराओं के अंतर्गत आपके खिलाफ एलिगेशन लगे हुए हैं, और अब आप बताइए कि उनका कैसे आपने उनको एक्सेप्ट करना है या फिर उनका आपने उनकी रिप्लाई जवाब देना है। तब मुलजिम अगर वहीं पर उसी टाइम उस चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो केस तकरीबन वहीं पर ख़त्म होता है। उसके बाद उसकी सज़ा, उसको कन्विक्शन कोर्ट कर देता है। अगर वो कहता है कि नहीं, ये चार्ज सही नहीं है एंड आई वांट ट्रायल, मैं ट्रायल चाहता हूँ, तब उस केस की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ जाती है। मानिए कि आप चार्ज से ही कोर्ट के अंदर मेन केस के ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड डेफिनेशन के ऊपर, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है। कॉग्निजेबल हर ऑफेंसेस, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जब हम सीआरपीसी के शेड्यूल्स की बात कर रहे थे तो उसमें एक एक जो उसके चार्ट के अंतर्गत एंड एक जो पार्ट है उसका, वो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस।
कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो means an offense for which cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for time being enforce arrest without warrant. This is the definition of a cognizable offense. किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन जो सीआरपीसी में दी गई है वो ये है कि जिस ऑफेंस के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ऐसा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अब ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कहाँ अवेलेबल है, ये मैंने इसमें भी फर्स्ट शेड्यूल का और सेकंड शेड्यूल का जिक्र किया गया है। जो ऑफेंसेस सीआरपीसी के उन शेड्यूल्स में जो नॉन कॉग्निजेबल प्रेस्क्राइब किए गए हैं, उन सभी ऑफेंसेस के अंतर्गत फिर पुलिस ऑफिसर ऐसी कार्रवाई करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मामले क्या होते हैं, बस इतना मानिए कि जो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध होते हैं, कि जो सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं वो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, और बिल्कुल जो सिंपल टाइप के जो मामले होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल अपराध होते हैं। और प्रोफेशनल अगर लैंग्वेज में बात करूं इन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में कि इन मामलों में दोनों में ये भी फ़र्क है कि पुलिस हमेशा ही कॉग्निजेबल मामले के अंतर्गत किसी भी केस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, और उनमें सिर्फ वो एक डीडीआर डेली डायरी रजिस्टर होता है, उसमें उसकी सिर्फ एंट्री करती है और उसके बाद कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती। ये एक प्रचलित व्यवस्था है, प्रैक्टिकल। तो ये भी एक लॉयर के लिए ये भी जानकारी जरूरी है कि नॉन कॉग्निजेबल मामले में पुलिस कोई एफआईआर दर्ज या कोई इन्वेस्टिगेशन जो प्रचलित व्यवस्था के अनुसार नहीं करती, लेकिन कॉग्निजेबल मामले में ही पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और उसके बाद उस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है, और अगर चाहे पुलिस तो उसके एक्यूज्ड को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल मामले के अंतर्गत पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती। ये इन दोनों ही कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में फ़र्क है, और हर ऑफेंस जो सीआरपीसी के शेड्यूल्स में डिस्क्राइब किया गया है कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो इसके आगे हम लेते हैं डेफिनेशन, जो कंप्लेंट की डेफिनेशन दी गई है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। अब जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट को जो क्रिमिनल केस में आपको बताना चाहता हूँ कि दो तरीके से तकरीबन कोर्ट में आते हैं। एक वो तरीका है जिसमें एक पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद उस केस में चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करती है, और दूसरा तरीका ये है कि कोई भी व्यक्ति एक लॉयर के द्वारा कोर्ट में कंप्लेंट सीधे कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है, और उस कंप्लेंट का जिक्र यहाँ किया गया है, और जिसमें कहा गया है कोई भी कंप्लेंट जो ओरल भी हो सकती है, जो एलिगेशन ओरली और राइटिंग, जो राइटिंग में भी हो सकती है, और जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में की जाती है, और जो एक पुलिस रिपोर्ट नहीं है। मान लो वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है, वो प्राइवेट कंप्लेंट एक लॉयर के थ्रू जो हम कंप्लेंट केस कोर्ट में दाखिल करते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस को लेते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इंक्वायरी, जो सबसेक्शन जी में इसका जिक्र किया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है।
और इसकी डेफिनेशन आई रीड ओवर दैट डेफिनेशंस। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। जो कार्रवाई जो कोर्ट के अंतर्गत की जाती है और जो ट्रायल नहीं है, जो ट्रायल की कार्रवाई नहीं है, वो सभी कोर्ट की कार्रवाइयाँ इंक्वायरी के अंतर्गत आती हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person who is authorized by a magistrate in this behalf। अब इन्वेस्टिगेशन का जो राइट है वो पुलिस को है, पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करती है, परंतु एक सेक्शन है 202 CRPC। जब कोई कंप्लेंट केस होता है उसके अंतर जो इन्वेस्टिगेशन का राइट जो 202 सेक्शन में पुलिस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को भी, किसी एक आम व्यक्ति को भी पुलिस कोर्ट अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। ये और बाय एनी अदर पर्सन जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये वर्ड उसी सेक्शन के रेफरेंस में है और उसी का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन इन जनरल is being conducted by the police officers, but is an exception it can be conducted by any other person like से CRPC का जो 202 सेक्शन के अंतर्गत है। जब कोई कंप्लेंट कोर्ट में कोई व्यक्ति दाखिल करता है और उसके बाद उस कंप्लेंट को जब कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उस कंप्लेंट को भेज सकता है अंडर सेक्शन 202, तब वो कंप्लेंट वो पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है, या ही कैन अथॉराइज एनी प्राइवेट पर्सन टू इन्वेस्टिगेट दैट मैटर। इन दैट सिचुएशन दैट प्राइवेट पर्सन हैव ऑल द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट टू अरेस्ट दैट पर्सन। बस ये डिफरेंस है और उसी का रेफरेंस इस यहाँ पर जो इस डेफिनेशन सबसेक्शन H में दी गई है। ये मैं समझता हूँ कि आप इसको पढ़ लें और आप इसको अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है आगे वो है पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन है जो सबसेक्शन R में है। वो है मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 CRPC। ये 173 की रिपोर्ट होती है जब पुलिस सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि जब पुलिस एक केस के अंतर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुलजिमों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल कर देती है, उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 173 CRPC। और अब आते हैं हम W सबसेक्शन। जो W है ये बताता है कि समन केस और वारंट केस, these two definitions are relating to each others. I read over the summon case means a case relating to an offense and not being a warrant case. समन केस वो सारे केस समन केस हैं जो वारंट मामले वारंट केस नहीं है। अब इसके लिए हमें वारंट केस की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ये दी गई है सबसेक्शन X में। वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। सिंपल भाषा में कहें तो जिन केसों के अंतर जो ऑफेंसेस 2 साल से ऊपर पनिशेबल हैं वो सारे ही मामले वारंट केस के अंतर्गत आते हैं। अब मानिए कि समन केस कौन से हैं, जो 2 साल तक जो पनिशमेंट है जिन ऑफेंसेस के अंतर, वो सारे मामले समन केस के अंतर्गत आते हैं। अब समन केस वारंट केस
इनकी, क्योंकि ये हमारे लिए जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे जाकर सीआरपीसी में समन केस के लिए प्रोविज़न, ट्रायल के लिए अलग दिए गए हैं, वारंट केस के लिए अलग प्रोविज़न ट्रायल के लिए दिए गए हैं। इसलिए ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस डेफिनेशन के सेक्शन में हमने जो एम्फेसिस हमारा रहेगा वो रहेगा बेलेबल, नॉन बेलेबल, और कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और थर्ड वारंट मामले, समन मामले। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं डेफिनेशंस के अंदर। तकरीबन हर केस के अंदर इनका इस्तेमाल होता है और इन चीज़ों को हमें माइन्यूटली इनको स्टडी करना है और इनकी हर पहलू को हमने अच्छे तरीके से जान लेना है, ताकि हमें प्रैक्टिस में इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा आपने बाकी सभी डेफिनेशंस हैं जो दी गई हैं 2 सेक्शन में, उन सबको एक बार पढ़ना ज़रूर है, ताकि उसमें पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, ये सब चीज़ें दी गई हैं, हमारी नॉलेज इससे बढ़ती है। और इस डेफिनेशन के सेक्शन से हमें बड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ी इंकरेजमेंट मुझे मिले और मैं अच्छी जो लीगल प्रोफेशन, क्रिमिनल, स्पेशली क्रिमिनल साइड से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।